हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस ऑन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बच्चों लास्ट क्लास में तुम लोग को समझाया था। वैसी प्रॉपर्टीज जिसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हो वो कैलकुलेटेड वैल्यूज के बराबर ना आए, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे एक्सपेरिमेंटली जो आप आर एल वी पी की मान निकालते हो वो कैलकुलेटेड आर एल वी पी के बराबर ना हो। एक्सपेरिमेंटल ई बी पी का वैल्यू कैलकुलेटेड ई बी पी के बराबर ना हो। एक्सपेरिमेंटल डी एफ पी की वैल्यू कैलकुलेटेड डी एफ पी के बराबर ना हो। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ना हो। तो इस तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले पढ़ाया था। और वांट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की जानकारी होना अनिवार्य होती है। तो आई थिंक ये सारी बात तुम लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और अब देखते हैं जो 10 वैसे क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट स्टेप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं भाई, हम भी एसीपी के क्वेश्चन बना सकते हैं। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एसीपी में दिक्कत होती है, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। जो दिक्कत होती है वो मेन जो होती है वो वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में होती है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर निकालने आप लोगों को आता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में समझाया भी था, तो कहीं भी इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, जो मैंने 10 क्वेश्चन लाया है उससे पहले आप लोग खुद से अटैम्प्ट लें, सॉल्व करें और उसके बाद अपने अप्रोच को मेरे अप्रोच से मैच करें। और अगर नहीं बनता है तो फिर से जाके देखें आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है। तो दिक्कत जो आपको हो रही होगी बच्चों, वो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में तो नहीं होगी, वो होगी आपको वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। तो उनकी बातों को फिर से जाके आप नोट्स में जाके पढ़ें या फिर वीडियो में जाके फिर से आप लेक्चर देख लें पिछले लेक्चर्स में, तो आई थिंक फिर से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी थोड़े मोड़े डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आके इसको आप अटैम्प्ट लें। और यही तरीका भी है न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का, क्योंकि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स हैंडल कर रहे हैं वो तो फर्स्ट स्टेप का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर आईटी जेई एडवांस, फिर टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर जेई मेन, फॉर टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर नीट, टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर बोर्ड। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो अभी जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है, थोड़े मेन लेवल, थोड़े बोर्ड लेवल, थोड़े मिक्स कॉन्सेप्ट पर मैंने बनाया है। ठीक है, तो शुरू करें। तो जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद जो भी मैंने 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस कराए इस चैप्टर में सॉल्यूशंस में, वो सारे जो थे वो मिक्स काइंड ऑफ थे। इसलिए वो सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उसके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उसका ऑनेस्टी से उसको बनाना और उसको समझना और खुद में इम्प्रूवमेंट लाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको जेई में या फिर नीट का जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम आप जब देने जाओगे, तो यही कॉन्फिडेंस आपको एक्सलरेट करेगा और आपके कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। ठीक है, जिससे आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स और बेहतर से बेहतर रैंक आ सकता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से अटैम्प्ट लें, उसके बाद आप फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्लियर होगा, दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का स्क्रीनशॉट ले लें।
जो आपको आपकी वॉइस विजुलाइज हो रहा होगा बच्चों। आप देखें और इसको क्लिक करें। और चूँकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ईमानदारी से आप पहले खुद से अटैम्प्ट करें और उसके बाद फिर से वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री है तो आपको न्यूमेरिकल खुद से ही बनाना है एट ए टाइम। वहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे, तो आई थिंक आपको खुद से अटेम्प्ट पहले लेना चाहिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अब चूँकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कंपेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 N NaCl, 0.1 N Na2SO4 एंड 0.1 N Na3PO4। ये तीन तरह के सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं बच्चों। एक तो दिया है सोडियम क्लोराइड का, दिस इज NaCl। एक दिया हुआ है आपको Na2SO4 सोडियम सल्फेट का। एक दिया है आपको Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का। और सबकी नॉर्मेलिटी दी गई है। नॉर्मेलिटी इसकी 0.1 N दी गई है, इसकी भी 0.1 N दी गई है, इसकी भी 0.1 दी गई है। अब मुझे कंपेयर करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चूंकि मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करना है बच्चों, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है या फिर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो पहले हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालनी होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मोलैरिटी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोला, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी गई है तो मुझे मोलैरिटी चाहिए, तो मुझे मोलैरिटी चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग कि सबका पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, तो तुम लोग को मैंने पढ़ाया था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, ग्राम इक्विवेलेंट के वीडियो मैंने सिखा रखा है एन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल चार्ज ऑफ केटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन कुछ भी आप ले सकते हो एन फैक्टर की जगह पे। तो यहाँ का जो एन फैक्टर है वो 1 है। जिसे नहीं आता है बच्चों वो आप एन फैक्टर वाली वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट पे मैंने पढ़ा रखा है। तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको कवर करता हूँ डायरेक्ट। 0.1 अपॉन 1, दिस इज 0.1 अपॉन 2 एंड दिस इज 0.1 अपॉन 3m। अब चूंकि मोलैरिटी मुझे निकल चुकी है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जो होता है वो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर, हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में जाने तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड क्या, नंबर ऑफ मोल। अब मैं एक चीज़ एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मोलैरिटी है, जो वॉल्यूम है, वो तो सबका सेम ही रहा होगा ना, क्योंकि मुझे सेम के बारे में बात की जा रही है। यानी कि यहाँ पे किसी तरह का वॉल्यूम का कोई गप नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेम वॉल्यूम ही ली गई होगी, नो डाउट। तो और ऐसे भी मोलैरिटी पर मोल पर लीटर के लिए डिफाइन होता है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर के लिए डिफाइन होता है। तो वॉल्यूम हम लोग मान सकते हैं क्या, अगर वॉल्यूम 1 लीटर रहा हो सबके लिए, 1 लीटर रहा हो सबके लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, तो मोल हो जाएंगे 0.1 मोल, ये हो जाएंगे 0.1/2 मोल,
ये हो जाएंगे 0.1/3 मोल। अब मुझे पार्टिकल्स देखना है। अब अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर में डालूं तो ये 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। यानी कि NaCl को अगर पानी में डाला जाए, दिस विल ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl-। उसी तरह से Na2SO4 को अगर डाला जाए तो ये जो है ब्रेक कर जाएंगे 2Na+ प्लस SO4 - 2 में ब्रेक कर जाएंगे। उसी तरह से अगर Na3PO4 में हम लोग देखें तो 3Na+ प्लस PO4 - 3 में ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि अगर इसका 1 मोल लिया जाएगा तो टोटल 1 और 1 2 मोल बन जाएंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस देख लें कि जो अपना पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा। तो चूंकि इसके 1 मोल से 2 मोल में बन जाएंगे तो 0.1 मोल से 0.2 हो जाएगा। तो 0.1 × 2 दिस इज 0.2 मोल पार्टिकल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 0.1/2 मोल है और 1 से बन जानी है 3, 2 सोडियम के 1 सल्फेट के, तो × 3। दिस इज अबाउट 0.15। ठीक है, और इसके कितने हो जाएंगे 0.1/3 और 1 से बन जाने हैं 4, 3 सोडियम के 1 फॉस्फेट के 4, तो ये हो जाएंगे 1.33। इस तरह से ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सोडियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम सल्फेट में है, उसके बाद सोडियम फॉस्फेट में है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आप ले सकते हैं यहाँ पे, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे EBP हो, DFP हो, RLBP हो, OP हो, व्हाटएवर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हम जानते हैं, पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इस सब चीज़ों को। दैट इज, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 0.1 N NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 0.1 N Na2SO4 का होगा, और उसके बाद 0.1 N Na3PO4 का होगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर है। अब देखो, अब चूंकि यहाँ पे 0.1 N के टर्म में दिया था, नॉर्मेलिटी के टर्म में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये मोलारिटी होता तो आंसर उल्टा आ जाता। हम इसको सबसे चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। थोड़ी सी बात इसमें सिखाना चाहता हूँ, देखें ज़रा। अगर हम बच्चों एक काम करें, अनदर आस्पेक्ट इसको देखें, अनदर आस्पेक्ट को देखते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड की वैल्यू, सोडियम सल्फेट की वैल्यू और सोडियम फॉस्फेट की वैल्यू, इसको 0.1 m अगर क्वेश्चन में दिया जाता, नॉर्मेलिटी की जगह पर अगर मोलारिटी दी गई होती, तो आप किस तरह से इसको सोचते। तो चूंकि अपने को मोलारिटी डायरेक्ट दे दिया है तो अपने को डायरेक्ट पार्टिकल्स पे ही सोचना है ना। तो नंबर ऑफ मोल तो कितना हो जाएगा, 0.1 ही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल हम लोग 1 लीटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स बोले तो आयन, तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0.1 × 1, 0.1 × 3 और 0.1 × 4। दिस इज 0.1, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4। तो यहाँ अगर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सबसे ज़्यादा सोडियम फॉस्फेट की है, फिर सोडियम सल्फेट की है और फिर सोडियम क्लोराइड की है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता, नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलारिटी दी गई होती, तो आप कहते ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाता, तो हो जाता 0.1 m सोडियम फॉस्फेट की जो वैल्यू होगी
वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद 0.1 m सोडियम सल्फेट, और उसके बाद 0.1 m सोडियम क्लोराइड। तो आई थिंक बच्चों को आपको समझ में आया होगा कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के आ जाने से क्या डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी, तो एडवाइस दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझेंगे, अगर आपको नॉर्मेलिटी दी गई हो तो पहले आप उसको मोलारिटी में ज़रूर कन्वर्ट कर लें। और नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। एन फैक्टर को मैंने डिफाइन कर रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाके देख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने एन फैक्टर कंपाउंड का, रेडिकल का, एलिमेंट का सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। एक बार अगर आप एन फैक्टर जान गए तो नॉर्मेलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर मोलारिटी ही दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मेरे लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है डीसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कल मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिखा भी था। दिस इज K4FeCN होल 6। दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसके बारे में क्या कहा जाए? दिस इज डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल तुम लोग को मैंने बताया था, डेसी नॉर्मल का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन जो दिया गया है, जो कंसंट्रेशन है, दिस इज 1/10n। ठीक है, और 50% डिसोसिएटेड हो रहा है, इसका मतलब अल्फा का मान 50% दिया गया है। इसे हम लोग फ्रैक्शन में यूज करते हैं अल्फा को, इसको हम लोग 0.5 कहेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, यानी कि आपको पाई की वैल्यू निकालनी है। ये है आपका क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह एक कॉम्प्लेक्स है और एक सॉल्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे, अगर इसको पानी में डालेंगे तो K+ अलग टूट जाएंगे और FeCN होल 6 -4 अलग टूट जाएगा। इसको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसको दिखाया भी था, इसको इस एग्जाम्पल को मैंने डील भी किया था कि इसमें किस तरह से डिसोसिएशंस होते हैं। अब मुझे क्या करना है, चूंकि मुझे पाई निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चूंकि इसमें ये क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, एक नॉर्मल सॉल्यूट नहीं है, ये एक सॉल्ट है, यानी कि यह पानी में जाएगा तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी? I/CRT। I/CRT मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि जब भी आप फॉर्मूला लिखें आज के बाद से कभी भी, तो पाई इक्वल्स टू आई के टर्म में जरूर आंसर, आई के टर्म में ही फॉर्मूला को लिखें। इससे क्या होगा, अगर मान लो आपका नॉर्मल सॉल्यूट है जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, तो आप 1 रख सकते हैं आई की जगह पे। और अगर मान लो उसके जगह पे कोई सॉल्ट रहा तो आई की वैल्यू आप निकालेंगे। तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी कि मुझे आई निकालनी है। ठीक है, अब जो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। तो पहले हमें आई निकालना है, तो मैं आई निकालता हूँ पहले, यहाँ पे यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। तो आई इज इक्वल टू, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था 1+α × n-1। पिछले वीडियो मैंने इसको डिस्कस किया है। और K4FeCN होल 6 को अगर तोड़ा जाए, K4FeCN होल 6 को अगर तोड़ा जाए तो ये टूटेंगे 4K प्लस FeCN होल 6 -4 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था n की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ द स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कितने हैं? 4 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे 5, अपॉन सम ऑफ द स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में तो एक ही रिएक्टेंट है, तो 1, तो 1, तो ये हो जाएंगे n इक्वल्स टू 5। तो अब यहाँ से बच्चों आप i निकाल लो, 1+α, अल्फा इज गिवन टू, दिस इज 0.5, 1+α इंटू n -1, and this could be 1 plus 5 minus 1 4, 4/2 2 यहाँ पे हो जाएंगे। i की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो i की वैल्यू आपकी 3 यहाँ आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पाई इज इक्वल्स टू 3। अब मुझे क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलारिटी होती है, जबकि यहाँ पे नॉर्मेलिटी के टर्म में कंसंट्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं
कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, फिर से एक बात, मोलैरिटी बराबर होता है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर इसमें क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, नॉर्मेलिटी कितना है 1/10 इंटू डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 4, दिस इज 1/40 m। तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी आपको मिल गई, यहाँ पे ये मोलैरिटी है एंड दैट कुड बी 1/40, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो आंसर दिया है, जो ध्यान देखे जरा, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, और ये जो अपना मोलारिटी है वो मोल पर लीटर में है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको मोलारिटी को हम लोग और क्या कह देते हैं, दिस इज 1/40 मोल पर लीटर कहते हैं। तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा मोल पर मीटर क्यूब में। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻³ से हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/40 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी तुम लोगों को, लीटर का मीटर में कन्वर्जन, मीटर क्यूब में कन्वर्जन, ये सब तुम लोगों को पढ़ा रखा था जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो हाँ, मैंने ये सब चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब हो गया, इतना मीटर क्यूब आ गया, 1/40 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू क्या कर दें हम लोग, ऊपर भेज दें डायरेक्ट, लिख सकते हैं इसको कैसे, 10⁻³ अपॉन 40 मोल पर मीटर क्यूब, दैट कुड बी 10⁻³ तो सी की जगह पे 10⁻³ आ गया। आर की जगह पे क्या रखोगे, चूंकि यहाँ पे आंसर किसमें है, न्यूटन पर मीटर में है, तो ये ऐसा ही यूनिट है प्रेशर का। तो हमें भी क्या करना है, आर का ऐसा ही यूनिट लेना है। तो आर के काफ़ी वैल्यू थे, एक था 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो वो यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि कैलोरी यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं है। और एक था बच्चों 8.314 लीटर, सॉरी जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमें क्या रखना है, आर की वैल्यू 8.314, क्योंकि आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल इज द एसआई यूनिट फॉर एनर्जी, इसलिए मैंने यहाँ पे 8.314 रखा है। ऐसे आर की वैल्यू और वैल्यू होती है 0.0821 होती है, लेकिन इसमें होती क्या है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन होती है। और भी होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। तो मुझे जो इस्तेमाल करना पड़ा वो ये मैंने लिया, क्योंकि आंसर एसआई यूनिट में दिया गया है और जूल जो है वो एनर्जी का एसआई यूनिट है। तो यूनिट कन्वर्जन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, है ना। थोड़ा भी आप गलती करोगे तो यू विल नॉट फाइंड योर आंसर। तो एक तो ये हो गया, और टेम्परेचर इज वेल नोन, दिस इज 300। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। आई थिंक जो आपका आंसर है दैट इज 1.87 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन खास इसलिए रहा क्योंकि इसमें 2-3 बातें समझनी थी। एक तो यूनिट कन्वर्जन मैंने यूज़ किया यहाँ पे, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट किया, फिर मोलारिटी को मैंने मीटर क्यूब के टर्म में मैंने लाया, मोल पर मीटर क्यूब के टर्म में मैंने लाया। उसके बाद आर की वैल्यू क्या रखनी थी वो एक बात थी यहाँ पे, एन की वैल्यू 5 यहाँ रखनी थी वो भी यहाँ पे एक बात थी। तो 3-4 पॉइंट जो था वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए बच्चों, इसमें कहता है 1.2% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ 7.2% ऑफ ग्लूकोज। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक तो आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और एक है बच्चों आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक आपके पास NaCl के सॉल्यूशन है और एक आपके पास ग्लूकोज के सॉल्यूशन है। इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है बच्चों, दिस इज 1.2% W/V, वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और ये इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है बच्चों दैट इज 7.2% W/V। यहाँ पे W/V नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कैरी ऑन है, ये यही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कंसंट्रेशन तो हमें दे दिया है 1.2% W/V। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम लोग को मैंने पढ़ाया भी था कंसंट्रेशन यूनिट में कि इफ
volume is 100 ml, then weight of solute is, volume of solution is 100 ml, then weight of solute is 1.2 gram. ये है. उसी तरह से if volume of solution is 100 ml, then weight of solute is equal to 7.2 ग्राम. ओके बच्चों, तो यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मैंने 100 ml लिया तो ये 1.2 ग्राम लेना होगा. अगर ये सॉल्यूशन को मैंने 100 ml लिया तो ये 7.2 ग्राम लेना होगा ग्लूकोज को. अब मुझे क्या करना है, मेरे को दिया गया है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब मुझे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या निकालना है, एक तो मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी कि आई की वैल्यू निकालनी है, और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है. ये दो क्वेश्चन है. चूंकि ये ग्लूकोज है, इसलिए इसमें आई की जो वैल्यू होगी ये 1 होगी, और अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही होगी. ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे कुछ होना नहीं है, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लेनी है. मैंने बताया था ये नॉर्मल सॉल्यूट है, इसमें किसी तरह का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी. ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करें हम लोग, अब इसको कैरी ऑन करें. दोनों आइसोटोनिक है, इसका पाई 1 मान लें बच्चों, इसको पाई 2 मान लें. तो पाई 1 की वैल्यू, अभी चूंकि आइसोटोनिक है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. तो पाई 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि ये क्या है, नॉर्मल सोल्यूट नहीं है, इसमें डिसोसिएशन होगा, तो लिखेंगे आई इंटू सी आर टी, C1 आर टी, और ये हो जाएगा बच्चों ये भी आई इंटू C2 आर टी. इसको I1 कर दो, इसको I2 कर दो, इसके आर टी चले गए. तो यहाँ पे इसका I1 मुझे निकालना है, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल मुझे निकालना होगा. तो मोल क्या हो जाएगा 1.2, और सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है वो 58.5 आप ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, 58.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 होता है, तो आप यहाँ पे इसका 58.5, और एन बाई वी वॉल्यूम इन लीटर, दिस कुड बी 0.1 लीटर. तो क्या हो गया 1.2 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दिस कुड बी इक्वल टू I2, यानी कि इसका वांट ऑफ फैक्टर, इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, दिस इज 1. और C2 की जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग, फिर इसका मोल निकालना पड़ेगा 7.2, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, जो कि कई बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ. दिस इज 7.2 अपॉन 180 मोल, और इसको कन्वर्ट करें लीटर में, दिस कुड बी 0.1 लीटर. तो ये कितना हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम, तो 7.2 अपॉन 180 इंटू 0.1. अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही यही है, आई अननोन है, तो यहाँ से आप आई को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों. तो यहाँ पे आई आपकी आ गई, या I1 कहो, जो भी कहो, कितना आ गया 7.2 इंटू 58.5 इंटू 0.1 अपॉन 1.2 इंटू 180 इंटू 0.1. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो फटाफट इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, फिर भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं. इसको कैलकुलेट करने पे 1.95 आंसर आ जाएगा. ये आपका पहला आंसर हुआ. इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो है, इसका जो क्या है डिग्री ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, दिस इज 1.95. अब देखो इसका अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर तुम लोग को मैंने पढ़ाया था, अल्फा और आई में रिलेशन तुम लोग को मैंने डिस्कस कर रखा है. चूंकि आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, और सोडियम क्लोराइड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसको तोड़ें, Na प्लस Cl माइनस, तो एन इक्वल्स टू होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट 1 1 2 I1, दिस इज 2, तो इसका 1.95 is equal to 1 plus alpha into 2 minus 1, and this is 1.95 minus 1 is equal to alpha, इसलिए alpha is equal to 0.95.
ये रही बात। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या था, एक तो था कि भाई सोडियम क्लोराइड है, तो तुम लोग को मैंने कहा था सोडियम क्लोराइड अगर हो तो अल्फा बराबर 1 ही ले लेना डायरेक्ट। तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, फटाफट टूट जाते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, चूंकि क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 नहीं ले लेना, ठीक है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने बताया था आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा डायरेक्ट, और अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है और आपको डेटा उस तरह से दिया जा रहा है बच्चों, तो आप डायरेक्ट ना लिखें, आप इसको कैलकुलेट करें, देन यू विल फाइंड योर वैल्यूज। दिस इज 1.95 एंड दिस इज 0.95, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि एक हैबिट लगाना है क्या, कि जब भी आप कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखें तो आप आई के साथ लिखें, चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ग्लूकोज में तो डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने आई के साथ लिखने की एक हैबिट डेवलप की, और इसमें मैंने बताया चूंकि इसमें किसी तरह का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है, तो आई की वैल्यू 1 मैंने ले ली, जो कि नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में होता है, और यहाँ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। तो 2-3 बातें यहाँ पे सिखाने वाली थी, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए बच्चों, ये क्या है, कहता है 2 to 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 3 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड। तो वाटर के बारे में दिया गया है बच्चों, तो वाटर के बारे में दिया गया है, दिस इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें एसिटिक एसिड की जानकारी दी जा रही है, एसिटिक एसिड की जानकारी दी जा रही है, और वो दिया जा रहा है दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। तो दोनों चीज़ें आपको दे दी गई हैं, सॉल्वेंट भी आपके पास है और सोल्यूट भी आपके पास है। अब कहा जा रहा है इफ 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड, इसका मतलब एसिटिक एसिड का जो अल्फा है दिस इज 23%, तो मैं डायरेक्ट इसको 0.3 ले देता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में ही लिखना होता है। व्हाट विल बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अपने को निकालना है, यानी कि अपने को डेल टी एफ की वैल्यू चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि के एफ की वैल्यू दी गई है और डेंसिटी दिया गया है। तो के एफ भी आपको दिया है, के एफ ऑफ वाटर दिया हुआ है, ऑब्वियस है वाटर का ही होगा क्योंकि ये अपना सॉल्वेंट है, और के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, जो कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया गया है यहाँ पे 0.997 ग्राम पर सीसी। अब एक बात ध्यान दो बच्चों, चूंकि मैंने कहा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा तुम लोग 1 ग्राम पर सीसी ले लो, लेकिन चूंकि यहाँ पे 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, इसका मतलब जो वैल्यू दी गई है आपको उसी को रखनी है। आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 नहीं ले सकते, तो आपका जो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो गिवन आंसर के अकॉर्डिंग नहीं आ पाएगा। अब हम लोग फटाक से क्या कर लें, एसिटिक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिसोसिएशन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं डेल टी एफ के बारे में, तो फटाक से फॉर्मूला लिखें हमको, क्योंकि ये समझ में आ चुका है कि इसमें डिसोसिएशन होगा। तो डेल टी एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखें आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। अब मुझे तो डेल टी एफ निकालनी ही है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम लोग आई के ऊपर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चूंकि मुझे अल्फा दिया गया है तो आई के बारे में बात करें, चूंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है CH3COH, और इसको आप जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, H प्लस एक्वस और प्लस CH3CO माइनस एक्वस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 1, दिस इज 1, 1 1 2, 2 अपॉन 1 एंड दिस 2, और यहाँ से इसलिए आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 एंड दिस इज 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0.23 है, तो दिस कुड बी 1.23, तो ये आई की वैल्यू निकल चुकी है 1.23, जो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज 1.23, के एफ की वैल्यू आपको दी गई है 1.86, और मोलालिटी क्या हो जाएगा, तो पहले मास ऑफ द सोल्यूट तो ग्राम में होना चाहिए, तो उसको ग्राम बदल लें तो कितना हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। तो वेट ऑफ द सोल्यूट, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट।
ये फॉर्मूला होता है. This is A. A is the weight of the solute. This is 3 into 1000 by weight of the solvent. This is 500 grams. 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दे डेंसिटी से, तो 500 इंटू 0.997 इतना ग्राम आ जाएगा. तो लिख दें इसको 500 मल्टीप्लाई 0.997. और अब आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा एसिटिक एसिड का? तो एसिटिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखें तो दिस इज CH3COOH, और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 60 आएगा. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बच्चों? 60. चूंकि ये पॉपुलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट याद रखना ही जरूरी है. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है बच्चों 60. ठीक है, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दें. अब सारी को आप लोग क्या करें, कैलकुलेट कर लें. तो जो डेल्टी एफ की वैल्यू है वो आ ही जाएगी. कितनी है? 0.229 केल्विन. 0.229 केल्विन. दिस इज योर आंसर. ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा कैसे काम करना है. तो आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. कहता क्या है? ए कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज COCl3.XNS3. कहता है कॉम्प्लेक्स है जिसका फॉर्मूला दिया है COCl3.XNS3. इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर सोर्स डेल्टी एफ इतना. यानी कंसंट्रेशन के बारे में यहाँ पे क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे रहा है. दिस इज 0.1 मोलल स्मॉल m. और इसकी डेल्टी एफ की वैल्यू भी साफ साफ तौर पे कही गई है. दिस इज डेल्टी एफ. दिस इज 0.558 डिग्री सेल्सियस. के एफ इज गिवन, तो के एफ की वैल्यू भी दी गई है. दिस इज 1.86 दी गई है. एज्यूम 100% आयोनाइजेशन. अब 100% आयोनाइजेशन है बच्चों, इसका मतलब अल्फा का मान हम लोग को 1 लेना है ऑफ कॉम्प्लेक्स. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट एज 6. और कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत क्या पड़ेगी हम लोग देखेंगे. CN में लिख देता हूँ. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट दिया गया है, दिस इज 6. इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी हम लोग देखेंगे आगे. कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के बनते हैं. ACP में जो है एबनॉर्मल क्वालिटी प्रॉपर्टीज़ में कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें. और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट भी हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझें. सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है. यानी कि हमारा मकसद है x की वैल्यू निकालना. ठीक है, सबसे पहली मकसद तो यही है. और किस तरह का उसका कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, वो निकालना है. तो ध्यान से समझे ज़रा. तो जो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा ध्यान समझने की ज़रूरत है यहाँ पे. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग डेल्टी एफ का एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो डेल्टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम. और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे. तो हमको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा 1 दिया गया है. तो अल्फ़ा 1 दिया गया है. तो एक काम करते हैं, आई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो पहले मैं आई निकाल लेता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ. तो डेल्टी एफ बाय के एफ इंटू एम. और इसकी वैल्यू को रखें. तो डेल्टी एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 0.558. और के एफ की वैल्यू कितनी गई है 1.86. और मोलालिटी दिया गया आपको 0.1. ठीक है बच्चों. तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये मोटा मोटी 3 टाइम्स के पास जा रहा है, तो 0.3 टाइम्स के पास चला जाएगा. दिस इज आई इक्वल्स टू 3. तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 निकल चुकी है. और हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. ये मुझे पता है. तो यहाँ देखो बच्चों, आई मुझे पता है, अल्फा मुझे पता है, ये तो मैं एन निकाल सकता हूँ. एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, है ना, जैसा कि तुम लोग पहले से करते आ रहे हो. तब यहाँ देखें तो हम लोग जानते हैं चूंकि आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. और आई की वैल्यू आपको 3 निकल गई. 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 अल्फा की वैल्यू 1 दी गई है, एन माइनस 1. तो यहाँ से आपको एन की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 3. तो एन की वैल्यू कितनी निकल गई
3 आ जाएगी, 3 माइनस 1 2, और फिर यहाँ जाएगा 3 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 3 आनी है, वो किस तरह से आएगी? n की वैल्यू 3 बता रहा है, इसका मतलब कोई भी जो एक कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सीखना भी यहाँ पे समझने वाली बात है, COCl3 डॉट XNS3 ये है, यानी कि ये जैसे पानी में गया होगा तो ये क्या होगा, 3 पार्ट में टूटे होंगे, इसके 3 पार्ट बने होंगे, n=3, तो इसके 1 पार्ट के रिस्पेक्ट में इसके 3 पार्ट टूटे होंगे। अब ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें जो जनरल बात मैं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होता है, एक होता है जो भी कंपाउंड होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट जो बिग ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और एक होता है आयोनाइजेशन पार्ट जो बिग ब्रैकेट के बाहर होते हैं। ध्यान समझना, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसको बिग ब्रैकेट में रखते हैं, और एक होता है आयोनाइजेशन पार्ट जो बिग ब्रैकेट के बाहर होता है। और जो मेटल आपका कोबाल्ट है वो आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है। अब आपके पास ये सारे Cl के 3 हैं और अमोनिया के X नंबर हैं। देखो ध्यान समझ लो बात, अगर Cl के 3 हैं और अमोनिया के X हैं, तो एक कन्वेंशन यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस ही होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस ही होते हैं। अब चूंकि कोबाल्ट तो अंदर ही रहेगा क्योंकि ये मेटल है, और इस दोनों में कौन आयन है, तो इस दोनों में क्लोराइड आयन है, अमोनिया कंपाउंड है, तो अमोनिया तो अंदर ही चले जाएंगे। और क्लोराइड 3 है, अगर तीनों के 3 क्लोराइड को बाहर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 क्लोराइड हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स, तो टोटल बन जाएंगे 4, और मुझे चाहिए 3 चाहिए, n=3 चाहिए। तो हमें 2 क्लोराइड को बाहर करना पड़ेगा और एक क्लोराइड को अंदर ही रखना पड़ेगा अमोनिया के साथ, और अमोनिया अंदर ही रहेगा क्योंकि यह आयन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होते हैं वो आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होते हैं वो आयंस ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस ही होते हैं। और कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट तो रहेगा ही क्योंकि ये मेटल है, तो अंदर ही जाएगा, तो ये जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इन दोनों में ये जाएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो बचे क्लोराइड के 3। अगर तीनों के 3 क्लोराइड को बाहर कर दिया जाए तो 3 क्लोराइड हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे टूटने के बाद, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। मुझे n की वैल्यू चाहिए 3, तो मुझे 2 क्लोरीन को बाहर करना पड़ेगा और एक क्लोराइड को अंदर ले जाना पड़ेगा। तो दिस कुड बी लाइक दिस Cl2, और यहाँ अंदर हो जाएंगे आपके अमोनिया जो हैं NH3 के X और साथ में एक Cl, यानी कि इसमें जो इसका जो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह का होगा, इसको लिख सकते हैं CO NH3 होल X Cl अब इसी को अगर ध्यान से देखें तभी संभव है कि n की वैल्यू 3 आ जाए। अगर Cl को भी बाहर ले लेते तो Cl3 और एक कॉम्प्लेक्स 4 हो जाते। इसलिए चूंकि मुझे n की वैल्यू 3 आई है मेरी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 के लिए यही स्ट्रक्चर संभव है। एजम्पशन याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल रहते हैं और कॉम्प्लेक्स के अंदर आयंस या फिर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होते हैं वो आयंस ही होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर आयंस ही होंगे। अब इसको अगर तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, देखो तो CONH3 होल X Cl प्लस Cl माइनस, अगर इसके ऊपर माइनस है तो ऑब्वियस है इसके ऊपर प्लस होगा, तो Cl2 है तो इसके ऊपर +2 चार्ज रहा होगा और इसके 2 क्लोराइड, तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट और ये रहा 2 क्लोराइड, तो 2 ये और 1 इसके, तो टोटल हो गया n=3। तो फॉर्मूला तो आपका इस रूप में बनेगा CONH3 होल X इंटू Cl होल Cl2। अब क्वेश्चन उठता है X की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। कोबाल्ट का
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो, अंदर में जितने भी लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स उनको कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं। तो ये सब लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो कि एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है 6 मतलब क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ कोबाल्ट। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है। इसका क्या मतलब है कि कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन? ये सारे लोग मिलके। अब देखो, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एक क्लोराइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस हिसाब से ये टोटल x कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा और ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड क्या होगा, x+1, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। चूंकि अमोनिया एंड क्लोराइड फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ईच। इसको याद रखना है। जो बच्चे कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं पढ़े हैं उनको ये बात याद रखनी है। अब एक कोऑर्डिनेट क्यों बना सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लो, इसके पास एक लोन पेयर है तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। एक ही लोन पेयर है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब क्लोराइड के पास एक ही यहाँ पे माइनस है तो एक ही कोऑर्डिनेट करके ये अपने को स्टेबलाइज कर सकता है। तो दोनों के पास एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देने की ही कैपेबिलिटी है, ठीक है। इसको तुम लोग आगे पढ़ोगे तो इसको हम लोग डेंटिसिटी से भी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात है, जो कि यहाँ पे डिस्कस हमें नहीं करनी है। तो ये पता चल चुका है कि एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट, एक क्लोराइड एक कोऑर्डिनेट, इस हिसाब से x+1 कोऑर्डिनेट। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर x+1 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी 5। तो इस हिसाब से फॉर्मूला अपना बन जाएगा, दैट इज फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CONH3 होल 5 इंटू Cl होल Cl2। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ C6H6 shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। तो कहा जा रहा है डेल्टी एफ ऑब्जर्व हो रहा है आपको कितना, दिस इज 1.62 केल्विन। और बेंजोइक एसिड का जो आपको दिया गया है PHCOH का वेट दिया गया है आपको 2 ग्राम, और बेंजीन का वेट आपको दिया गया है जो कि सॉल्वेंट है 25 ग्राम, क्योंकि इसकी KF की वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी दी जाती है वही सॉल्वेंट हो जाता है। तो KF ऑफ बेंजीन दिया गया है, दिस इज 4.9, ठीक है। और व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, यानी कि यहाँ पे अल्फा मुझे निकालनी है इन परसेंट फॉर्म। और यहाँ पे कहा जा रहा है इट फॉर्म्स डबल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, इसका मतलब डायमराइजेशन होता है। और ऐसे हम लोग जानते भी थे कि अगर हम लोग बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग बेंजीन में डाल दें तो एसोसिएशन ही होती है। तो हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड को, जिसको हम लोग C6H5COOH भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग बेंजीन में डालते हैं C6H6 में, तो यहाँ पे C6H5COOH होल 2 डायमराइजेशन होता है, जो कि तुम लोग को मैंने बताया भी था लास्ट वीडियोस में जब मैंने इसके थ्योरीज पढ़ा रहा था मैं। तो यहाँ पे लिखूँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + अल्फ़ा इंटू n-1, और n की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2। तो 1 + अल्फ़ा इंटू, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ 1/2 - 1, दिस कुड बी 1 - अल्फ़ा/2। अब मुझे अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली मुझे आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई की वैल्यू मुझे कहाँ से निकल जाएगा, ACP से निकल जाएगा। तो ACP का फॉर्मेट लगाते हैं, चूँकि डेल TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M। तो डेल TF की वैल्यू है 1.62, आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, KF की वैल्यू है 4.9, और मोलैलिटी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो PHCOOH दिस इज बेंजोइक एसिड, इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है बच्चों, इसको आप निकाल सकते हैं, सारी की वैल्यू रखिए, दिस कुड बी 122।
122 आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 122 लिख देता हूँ। तो अब यहाँ से क्या करना है, आई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। दिस को बी 1.62 इंटू 25 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 2000। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो कर लेता हूँ फटाफट में। 1.62 इंटू 25 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 2000। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाता है 0.5042, ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट बच्चों। तो आई इसको हम लोग जानते हैं, चूँकि आई इसको 1 माइनस अल्फा बाय 2, दिस इज 0.5042 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.402, अबाउट आ जाएगा 4.49, 0.495 कर दो यार, 4958 कर दो, और यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल लो कितना हो जाएगा। तो आ जाएगा आपको 0.99 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.992 के आसपास आ ही जाएगा। तो दैट इज़ 99.2%। तो ये फ्रैक्शन में हुआ और ये वैल्यू आ गई आपकी परसेंटेज में। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था, जो कि इसमें क्वेश्चन तो कहीं भी दिया ना यहाँ पे डायमेराइजेशन हो रहा है, अगर नहीं भी कहा होता तो आप डायमेराइजेशन खुद से कर सकते थे। ठीक है, दिस इज योर 6th नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं 7th नंबर क्या कहते हैं। 7th नंबर कहता है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड इज 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मतलब आपको टीबी निकालना है, और कंटेनिंग 0.61 ग्राम बेंजोइक एसिड। तो फिर से बेंजोइक एसिड आ चुका है जो कि 0.61 ग्राम है, और जिसको घुलाया गया है 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में। तो कार्बन डाइसल्फाइड है आपका 50 ग्राम। कार्बन डाइसल्फाइड में भी अगर बेंजोइक एसिड को डालते हैं तो यहाँ भी डायमेराइजेशन होता है, देखो लिखा भी होगा डाइसल्फाइड एज्यूमिंग 84% डायमेराइजेशन लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.84। परसेंटेज में मैं नहीं लेता, हम लोगों को फ्रैक्शन में लेना होता है, तो 0.84 ले लिया मैंने। डायमेराइजेशन हो रहा है तो फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दूँ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीछे मैंने लिखा था 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, जो कि मैंने दिखा चुका था पीछे। बेंजोइक एसिड के लिए मैं दिखाया था 1 माइनस अल्फा बाय 2 ही होता है। तो अब कहता है मुझे टीवी निकालना है ना। तो टीवी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फिर से मैं चलता हूँ। मुझे आई की वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायमेराइजेशन हो रहा है। तो फ्रॉम ए सी पी डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल टी बी हो जाती है वैल्यू कितनी, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू आई की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, निकाल लेते हैं 1 माइनस 0.84 बाय 2, दिस कुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0.42। ये हो जाएगा आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 0.6, तो 0.58 के आसपास हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल चुकी है, दिस इज़ 0.58 के आसपास निकल गया है। अब इसको हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। तो 0.58 के बी की वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन में, दिस इज़ 2.3, और मोलैलिटी आपको निकालना पड़ेगा, दिस कुड बी ए बोले तो 0.61 इंटू 1000, बी बोले तो 50, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बोले तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 122, पिछले 6 नंबर क्वेश्चन में निकाला था हम लोग मॉलिक्यूलर वेट, तो 122 होता है। अब यहाँ से टी बी निकालनी है, तो टी बी नॉट क्या है, चूँकि यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है, तो टी बी नॉट की वैल्यू 46.2 डिग्री दी गई है। तो 46.2 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू है 0.58 इंटू 2.3 इंटू 0.61 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 122। अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा बच्चों तो आपको ये वैल्यू आ ही जाएगी, कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करते हैं तो टीबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 46.334 डिग्री सेल्सियस, ये आ ही जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पे।
8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो सोडियम क्लोराइड कितना दिया गया है? ये दिया गया है 15 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड के बाद वाटर दिया गया है आपको। वाटर कितना दिया गया है बच्चों? दिस इज 250 ग्राम। Kb दिया गया है और मोलर मास दिया गया है। तो मोलर मास जो दिया गया है उसी को हमको इस्तेमाल करना है, 15.44, जबकि 15.5 होता है जनरल हम लोग कैलकुलेट करते तो। अब यहाँ पे मुझे निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मुझे Tb निकालना है। और चूंकि वाटर है तो Tb नॉट हम लोग खुद से जानते हैं, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट गिवन, आपको पता होना चाहिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबको पता होता है। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सप्रेशन डेल टी बी का। तो डेल टी बी इज टू आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल टी बी का पहले मान निकाल ही लेते हैं ना, फिर बाद में 100 उसको जोड़ देंगे। तो आई कितना हो जाएगा? आई आपको निकालना पड़ेगा ना। तो आई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। जब आई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमको पता है आई टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। और सोडियम क्लोराइड के लिए देखो जरा बच्चों, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112/1, दिस इज 2। और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1। मैंने बताया था जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 लेते हैं। चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी गई है तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोग 1 ले सकते थे। तो 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, दिस कुड बी 2। तो 2 इंटू के बी कितना हो गया? के बी इज़ 0.512, और मोलालिटी तो वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि गिवन है आपको 58.44। 58.44। अब यहाँ से डेल टी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी बी माइनस टी बी नॉट बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.512 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 58.44। और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो दिस कुड बी टी बी, जो आपकी वैल्यू ये 101.045 डिग्री सेल्सियस है, वो आ ही जाएगी। दिस इज योर 8th नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग चले 9th नंबर क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर देखा जाए, 9th नंबर क्या कहता है? तो A solution containing 3.1 ग्राम बेरियम क्लोराइड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे BaCl2 के बारे में जानकारी दी गई है। दिस इज 3.1 ग्राम एंड डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज 250 ग्राम। और बॉयल किया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। दिस इज 100.083 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई एंड मोलालिटी ऑफ BaCl2 सोल्यूशन। यानी कि एक तो आपको मोलालिटी निकालना है सोल्यूशन का, और आई भी निकालना है आपको सोल्यूशन का, ठीक है। और Kb की वैल्यू दी गई है, मोलर मास दिया गया है। तो फटाफट शुरू करें। मोलालिटी तो बहुत आसान है, मोलालिटी तो बच्चों वाला खेल है। मोलालिटी हमको पता है, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, दैट इज गिवन BaCl2 का दिया हुआ है 208.3। और इसकी जो आंसर आ जाएगी वो मॉलिक्यूलर वेट दिया, मोलालिटी दिया गया है, दिस इज 0.0595। ये आ ही जाएगा। ये पहला हो गया, मोलालिटी निकल चुका है। अब मुझे निकालना है आई। तो आई के लिए मुझे ACP का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे पता है डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और इसलिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बी अपॉन के बी इंटू एम। अब डेल टी बी क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी बोले तो सोल्यूशन का, दिस इज 100.083, और माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज टी बी नॉट। टी बी नॉट हम लोग वो 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट है। 100 अपॉन के बी की वैल्यू कितनी दी गई? दिस इज 1.52, और एम की वैल्यू हमने निकाली है, दिस इज 0.0595। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ ही जाएगा 2.68, नो डाउट। इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। ये बन चुका है क्वेश्चन नंबर 9th। यहाँ पे आपको टी बी नॉट यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है।
अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। कहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ द सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर पर 100 ग्राम, यानी कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट का वेट दिया गया है। दिस इज 7 ग्राम, और वाटर की जो वैल्यू दी गई है दिस इज 100 ग्राम। कहता है ऑफ वाटर इज 70%, और इसमें आपको दिया गया है डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.7, मैं फ्रैक्शन में ही लेता हूँ, ठीक है। इफ़ द वेपर प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो भी बात करनी है आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही करनी है। चूँकि वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है तो पी नॉट की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम के बराबर हो जाएगी। क्यों? कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तुम लोग मैंने पढ़ाया था आरएलवीपी में। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होती है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो पी नॉट यानी कि वाटर का जो पी नॉट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा? 760 mm, दैट इज 1 mm ऑफ एच जी। यहाँ पे एक क्रूशियल चीज़ था जो आपको समझ में आना चाहिए था। देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, आपको पीएस का मान निकालना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, पीएस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूँकि पीएस माइनस पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। तुम लोगों को मैंने पढ़ा रखा है इसको जब मैं आरएलवी पढ़ाया था। ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए वांट ऑफ फैक्टर आई से। अब कैलकुलेट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो पी नॉट की वैल्यू दी गई है 760 माइनस पी एस बाय पी एस तो आपको निकालना है। आई की वैल्यू दी गई है तो आई की वैल्यू आप निकाल लो ना। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैल्शियम नाइट्रेट, तो एक हो जाएंगे कैल्शियम, 2 हो जाएंगे नाइट्रेट, टोटल हो गए 3। तो एन की वैल्यू 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखो मैं डायरेक्ट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 0.7 3 माइनस 1 आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। और दिस इज 1 प्लस 1.4, दिस कुड बी 2.4। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 2.4। और वेट ऑफ सोल्यूट को क्या कैसे, मॉल ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो मॉलिकुलर वेट होता है CaNO3 होल 2, तो क्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40, कैल्शियम नाइट्रोजन का 17, और नाइट्रेट सोलते 48। तो इसको जोड़ ही लेते हैं, 40 प्लस 124 हो जाएगा आपका 164। इसका मॉलिकुलर वेट 164 होता है। ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। अब आता है मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या सॉरी सॉल्वेंट, दैट इज 18। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी एस की वैल्यू आपको आ ही जाएगी, जो कि आपका आंसर है। दिस इज 746.28 mm ऑफ एच जी। तो ये रहा था बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन, जिसमें आरएलवीपी का भी कॉन्सेप्ट लग ही गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टोटल 10 क्वेश्चन जो कि एसीपी पे थे। 10 के 10 क्वेश्चन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में ये सब क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन आपसे हो रहा है यानी कि आप लेवल 1 तो क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि आप हायर लेवल क्वेश्चन के लिए अब आप तैयार हैं, ठीक है। जिनको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है वो खुद से देखें वहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी, और उस दिक्कत को समझिए कि आखिर ये दिक्कत मुझे क्यों हुई, जबकि मैं सारी चीज़ पढ़ रखा हूँ, सारी बात मैं जानता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपका न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स है वो कभी डेवलप नहीं करेगा। तो इस तरह से बच्चों ख़त्म होता है आज का 10 का 10 क्वेश्चंस, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।